हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस SC2 के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस टाइम पे हमारा चल रहा है। इसकी एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, क्यों होनी चाहिए किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्या उससे बेनिफिट होता है। ओके, दैट मीन्स कि किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें या डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम उसमें क्या है, आगे इस चैप्टर को बढ़ाने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है बेसिकली, ठीक है, तो जो उसमें इंडस्ट्रीज हैं उनकी लोकेशन कैसी हो। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है, तो किसी प्लेस को बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर रखते हैं उसमें। तो उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करें तो ये सारा जो प्लान बनाना है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, कि भाई कहाँ बनानी है इंडस्ट्री, कहाँ एस्टैब्लिश करनी है, क्या कॉस्ट आएगी, लेबर कैसा कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, मार्केट एरिया है या नहीं है। तो ये सारे ही फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कभी भी जब भी कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की जाती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो क्या आता है, इनपुट्स, दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल पहली डिमांड, और इसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि आपने क्या अपनी क्लास 9 में पढ़े थे, लाइक लैंड है ना, हम पहले देखेंगे पर्टिकुलर लैंड कहाँ पे हम उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंडस्ट्री को, लेबर वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है या नहीं है, कैपिटल हमारी उतनी फंडिंग है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मशीनरी वगैरह हमारे पास है या नहीं है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, तो जो लाइक रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या है फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा, फिर वहाँ पे क्या उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, आउटपुट्स उससे जो मिलेगा प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या उसको मार्केट में पहुँचाया जाएगा, मार्केट से क्या उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद पैसे मिलेंगे, मनी आएगी, और फिर वो मनी क्या है दोबारा से उसी प्रोसेस में लग जाएगी। तो ये पूरा क्या एक प्रोसेस चलता रहता है जिसको मैं कह सकते हैं इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। तो ठीक है ना, कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं उसका मार्केट के साथ एक लिंक होता है, कैसे जो प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें जो इंडस्ट्रीज है उसको जब हम एस्टैब्लिश करते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ एक मेन फैक्टर है, जैसे लैंड, लेबर, पावर, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती है। किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने से पहले हमें क्या है, इनकी ज़रूरत होती है। अब इतने सारे फैक्टर जो हमने देखे कि भाई लैंड भी हो, लेबर भी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, रॉ मटेरियल भी हो, तो ये सारी ही चीज़ें एक जगह पर अरेंज करनी कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर अरेंज हो भी जाए तो रीजनेबल कॉस्ट पे तो हो ना, लोअर कॉस्ट पे हो। अगर ऐसा हो पाता है तभी जाकर कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो पाती है, ठीक है ना। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि क्या नाम है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा आ रही है और तब भी हम अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर दें और चीज़ें बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चीज़ें सेल भी तो बहुत ज़्यादा रेट पे करेंगे ना, तो हमें उससे प्रॉफिट हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, वो क्या है हमारी, कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जब ये स्टार्ट होती है ना तो उससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन भी उसके साथ साथ आता है, ठीक है ना। जहां पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी वहां पे अर्बनाइजेशन भी धीरे धीरे सेटअप होता है। दैट मीन्स ये कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो आइए अब इस एक कोट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। वो क्या है कि अगर हम देखें दिल्ली के आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आज हम देखते हैं नोएडा है, गुरुग्राम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बहुत सारी जो MNCs हैं वो एस्टैब्लिश हुई हैं, ठीक है। अब MNCs एस्टैब्लिश हुई तो उसी के साथ क्या हुआ, पहले लोगों ने क्या किया कि आसपास के शहरों से, आसपास की जगहों से वहाँ पे जॉब करने जाते थे। अब उन्हें बहुत ज़्यादा दूर लगता था, तो धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, अपनी जो उनकी लैंड्स थी ना, क्या नाम है नियर बाय लोगों की जो लैंड्स थी, उन्होंने अपनी लैंड को किस में, वहाँ पे घर बनाने में, फ्लैट्स बनाने में, PGs बनाने में, इसमें यूज़ करना शुरू किया, जिससे कि उन MNCs में जो लोग काम करने आएंगे या फिर उनके आसपास जो इंडस्ट्रीज है उनमें जो लोग काम करने आएंगे उनको डेली का ये अप डाउन ना करना पड़े, वहीं पर उनको रहने के लिए कोई प्लेस मिल जाए और वो वहीं पर रहना शुरू कर दे, ठीक है। और जिससे क्या होगा, वहां पे और भी बहुत सारी चीजों की नीड हमें पड़ेगी। तो जब वहां पे कोई इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी आई तो उससे क्या हुआ, वहां पे एक तरीके से कह सकते हो शहरीकरण भी हुआ ना, वहां पे लोगों ने क्या है एक तरीके से रहना भी शुरू किया, तो और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत वहां पे पड़ने लगी। तो
इंडस्ट्रीज के साथ साथ क्या हुआ, अर्बनाइजेशन भी आया। तो इसी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैंड इन हैंड हम कहते हैं, क्योंकि दोनों ही साथ मिलकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्या है, अगर कहीं पे जॉब कर रहा है, फिर कुछ भी काम कर रहा है, तो उसमें अपना देखेगा कि उसको क्या बचत है, क्या उससे उसका बेनिफिट है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, धीरे धीरे लोगों ने वहीं पर रहना शुरू किया। तो आज आप देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे वहां का जो डेवलपमेंटल वर्क है वो तेजी से आगे बढ़ा है। और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि दिल्ली को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया है, लाइक गुरुग्राम है और नोएडा जैसे प्लेसेस ने, जिन्होंने क्या कर दिया है पिछले कुछ सालों में, क्या है, एक तरीके से पूरी सूरत ही बदल के रख दी है ना। तो पूरा ही एक तरीके से सिनेरियो ही चेंज हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, वहां पे लोगों का रहना शुरू हो गया है, मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, तो सारी चीजें हैं। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे जो अर्बनाइजेशन होता है ना, शहर बनते हैं, वहां से क्या होता है, एक और बेनिफिट मिलता है इंडस्ट्रीज को। वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे जब चीजें एस्टैब्लिश होती हैं, तो वहां से इन इंडस्ट्रीज को क्या है, मार्केट भी और सर्विसेज भी। कुछ सर्विसेज जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, कंसल्टेंट्स हैं और फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारी ही चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है इंडस्ट्रीज के लिए। तो इन सब चीजों में क्या होता है, जो सिटीज हैं वो इंडस्ट्रीज की हेल्प करते हैं। तो दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अर्बनाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दोनों साथ में चलते हैं। अब कहीं पर भी आप देखोगे जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी ना, गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसी हिसाब से वहां के लिए पॉलिसीज बनाती है, कुछ रिलैक्सेशंस देती है। ठीक है, या फिर वहां पे बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। ठीक है, तो उसमें भी हमें काफी ज्यादा क्या है, बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसी वजह से क्या हुआ है, एग्लोमेरेशन, दैट मीन्स कि एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज ये कह सकते हो में क्या होता है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या कर लेती है, एक साथ आती हैं। ठीक है, वो देख लेती है हमें यहाँ पे फायदा मिल रहा है, उन अर्बन सेंटर्स में अपने आप को एस्टैब्लिश करती है, जिससे कि उनकी वहां पर बचत हो सके, उनको वहां पे बेनिफिट मिल सके। तो इस वजह से क्या है, उनको क्या कहा जाता है, एग्लोमेरेशन ग्रुप कहा जाता है, या फिर समूहन बचत कहा जाता है। जिससे कि क्या होता है कि वो क्या करती है, इंडस्ट्रीज उन सिटीज के आसपास अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, जहां पर उनको कोई फायदा, कोई बेनिफिट, कोई बचत वगैरह हो पाए। ठीक है, तो इससे क्या हो पाता है, धीरे धीरे जो बड़े बड़े सिटीज है ना, इंडस्ट्रियल सिटीज, वो एस्टैब्लिश होते हैं। अब एक और बात की जाती है, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, कि हमें ये तो पता लग गया क्या क्या चीजों की जरूरत है हमें, लेकिन लोकेशन की भी तो बात देखी जाती है। तो इसके लिए क्या है कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, कि जहां पर हमारी इंडस्ट्री हमने लगाई है, वहां पर रॉ मटेरियल को पहुंचाने में हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ये बहुत मैटर रखता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, वहां पर चीजों को बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, डिसीजन लेना पड़ेगा कि फैक्ट्री वहां पे एस्टैब्लिश करनी है, नहीं करनी है, रूल एंड रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा जब सारी चीजें हो जाती है, सामान बन जाता है, बिक जाता है, जो बेनिफिट मिलता है, तो उसका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जाता है। प्रोडक्शन जो है ना, एक तरीके से देखा जाता है कि किन किन चीजों में क्या क्या चीजें हमारी खर्च हुई है और क्या उससे हमें बचत मिली है। तो वो चीजें हैं। अगर हम आज से पहले की बात करें, अब दैट मीन्स कि आज़ादी से पहले की बात करें, तो उस टाइम पे जो ये इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाती थी, वो उन प्लेसेस पर लगाई जाती थी जहां पर ओवरसीज कनेक्शन हो। दैट मीन्स कि सामान को एक्सपोर्ट करना आसान होता था। दैट मीन्स कि समुद्र के आसपास के नियर बाय एरिया में क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश की जाती थी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, हम लोगों पे रूल करने, वो भी क्या है, एक तरीके से उसी एक पर्टिकुलर रीजन से आई थी। उन्होंने भी क्या किया था, अपनी कंपनी तो एस्टैब्लिश की थी ना स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ऐसी कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, ये सब क्या थे, ट्रेडिंग हब थे, ट्रेडिंग सेंटर्स थे, क्योंकि ये सब यहाँ से क्या होता था, चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत आसान होता था। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाती थी। दूसरा, इन सब जगहों पर खेती ज्यादा होती थी, तो रॉ मटेरियल भी इजीली यहाँ पर आसानी से मिल जाता था एट चीप कॉस्ट। ठीक है, तो कम से कम पैसों पे रॉ मटेरियल भी अरेंज हो पाता था, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये चीज। दूसरा क्या है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हो, चीप कॉस्ट हो, लो कॉस्ट पे, और क्या नाम है, जो स्पेशलाइज्ड लेबर अगर किसी जगह पर मिल जाए, तो ये चीज तो क्या करती है, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है ना, अगर सारी चीजें ये एक जगह पर मिल जाती हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री उन्हीं प्लेसेस पर एस्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे मैटर रखती है कि कहां पर कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की जाएगी। अब अगली हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।